हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मुर्गों एवं मुर्गियों के बारे में विस्तृत जानकारी। मुर्गियों का जीवन काल कैसा होता है, मुर्गियां को कैसे पाला जाता है, इसकी विस्तृत रूपरेखा आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चिकन गैलस गैलस डोमेस्टिकस लाल जंगल की एक उपप्रजाति, एक प्रकार का पालतू पक्षी है जो मूल रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया का है। मुर्गा या मुर्गा एक वयस्क नर पक्षी के लिए एक शब्द है और छोटे नर को कॉकरेल कहा जा सकता है। एक पुरुष जिसे बदिया किया गया है वह एक कैपोन है। वयस्क मादा पक्षी को मुर्गी कहा जाता है और यौन रूप से अपरिपक्व मादा को पिलेट कहा जाता है। किंगडम, पशु संघ, कोर्डेटा वर्ग, एविस गण, गैलीफोर्मिस परिवार, फासियानिडे जीनस, गैलस प्रजाति, जी गैलस उप प्रजाति, जी डोमेस्टिक मूल रूप से मुर्गों की लड़ाई या विशेष समारोहों के लिए पाला गया। मुर्गियों को हेलेनिस्टिक काल, चौथी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक भोजन के लिए नहीं रखा गया था। मनुष्य अब मुर्गियों को मुख्य रूप से भोजन के स्रोत के रूप में रखते हैं, उनके मांस और अंडे दोनों का सेवन करते हैं और पालतू जानवर के रूप में। मुर्गियां सबसे आम और व्यापक घरेलू जानवरों में से एक हैं। 2018 की कुल आबादी 23.7 बिलियन है, जो 2011 में 19 बिलियन से अधिक थी। दुनिया में किसी भी अन्य पक्षी की तुलना में अधिक मुर्गियां हैं। मुर्गियों के कई सांस्कृतिक संदर्भ हैं, मिथक, लोककथाओं और धर्म में, और भाषा और साहित्य में। आनुवंशिक अध्ययनों ने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया में कई मात्र उत्पत्ति की ओर इशारा किया है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में पाए जाने वाले क्लेट की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप से हुई है। प्राचीन भारत से मुर्गी पश्चिमी एशिया माइनर में लिडिया और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ग्रीस में फैल गई। तुतमोस III के इतिहास के अनुसार फाउल को मिस्र में 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से जाना जाता है, जिसमें हर दिन जन्म देने वाला पक्षी सीरिया और शिनार, बेबीलोनिया के बीच की भूमि से आया है। मांस और अंडे के स्रोत के रूप में सालाना 50 अरब से अधिक मुर्गियों को पाला जाता है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस के लिए हर साल 8 अरब से अधिक मुर्गियों का वध किया जाता है और अंडे के उत्पादन के लिए 300 मिलियन से अधिक मुर्गियों को पाला जाता है। अधिकांश पोल्ट्री कारखाने के खेतों में पाले जाते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया के 74% पोल्ट्री मांस और 68% अंडे इस तरह से उत्पादित होते हैं। सघन पोल्ट्री फार्मिंग का एक विकल्प फ्री रेंज फार्मिंग है। इन दो मुख्य तरीकों के बीच घर्षण ने नैतिक उपभोक्तावाद के दीर्घकालिक मुद्दों को जन्म दिया है। गहन खेती के विरोधियों का तर्क है कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है और अमानवीय है। गहन खेती के पैरोकारों पी का कहना है कि उनकी अत्यधिक कुशल प्रणालियां उत्पादकता में वृद्धि के कारण भूमि और खाद्य संसाधनों को बचाती हैं और यह कि जानवरों की देखभाल अत्याधुनिक पर्यावरण नियंत्रित सुविधाओं में की जाती है। कॉकफाइट एक रिंग में आयोजित एक प्रतियोगिता है जिसे दो लंडों के बीच एक कॉकपिट कहा जाता है, जिसे गेम कॉक के रूप में जाना जाता है। यह शब्द खेल, मनोरंजन या मनोरंजन के लिए रखे गए मुर्गा को दर्शाता है। 1646 में जॉर्ज विल्सन द्वारा धर्मनिरपेक्ष खेल द कमेंडेशन ऑफ कॉक्स एंड कॉक पर सबसे पहले ज्ञात पुस्तक में इस्तेमाल किए गए कॉक ऑफ द गेम के बाद आता है 1607 की लड़ाई। गेम कॉक ठेठ फार्म मुर्गियां नहीं हैं। लंड को विशेष रूप से नस्ल और बढ़ी हुई सहनशक्ति और ताकत के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एक युवा गेमकॉक से कंघी और मवेशी हटा दिए जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें बरकरार रखा जाता है तो वे मैच के दौरान नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रक्रिया को डबिंग कहते हैं। कभी कभी लंड को उनकी सहनशक्ति बढ़ाने या उनके खून को गाढ़ा करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, जिससे उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों द्वारा मुर्गों की लड़ाई को एक पारंपरिक खेल आयोजन माना जाता है और दूसरों द्वारा पशु क्रूरता का एक उदाहरण, और इसलिए अधिकांश देशों में इसे गैर कानूनी माना जाता है। 95 आमतौर पर मैच के परिणाम पर दांव लगाया जाता है, जिसमें उत्तरजीवी या अंतिम पक्षी विजेता घोषित होता है। मुर्गियां मूल रूप से मुर्गों की लड़ाई के लिए उपयोग की जाती थी, एक ऐसा खेल जहां दो नर मुर्गियां या मुर्गा एक दूसरे से तब तक लड़ते हैं जब तक कि एक मर नहीं जाता या बुरी तरह घायल नहीं हो जाता। मादाओं के साथ लड़ने के लिए अन्य सभी लिंडों के प्रति लंड में जन्मजात आक्रामकता होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तक भी मुर्गों की लड़ाई एक मनोरंजन के रूप में मौजूद रही है। आज यह आमतौर पर एशियाई और कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों में धार्मिक पूजा, शगल और जुए से जुड़ा है। जबकि सभी झगड़े मौत के लिए नहीं होते हैं, ज्यादातर धातु के स्पर्श का उपयोग,
हथियार के रूप में करते हैं, जो चिकन के अपने स्पर के ऊपर या नीचे जुड़ा होता है और इसके साथ आमतौर पर एक या दोनों लंड में मौत हो जाती है। यदि मुर्गियां अभ्यास में हैं तो मालिक चोटों से बचने के लिए स्पर्स पर दस्ताने डालते हैं। अधिकांश पश्चिमी देशों में मुर्गा लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पशु अधिकार कार्यकर्ता द्वारा इसकी क्रूरता के लिए बहस की गई है। मशीन में कृत्रिम रूप से ऊष्मान सफलतापूर्वक हो सकता है, जो विकासशील चूजे के लिए सही नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है। मुर्गियों के लिए औसत ऊष्मान अवधि 21 दिन है, लेकिन यह इंक्यूबेटर में तापमान और आर्द्रता पर निर्भर हो सकता है। एक सफल हैच के लिए तापमान विनियमन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 37.5 डिग्री सेल्सियस 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के इष्टतम तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की भिन्नता हैच दरों को कम कर देगी। आर्द्रता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दर पर अंडे वाष्पीकरण द्वारा पानी खो देते हैं वह परिवेश सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। वाष्पन का आकलन मोमबत्ती द्वारा, वायु थैली के आकार को देखने के लिए या वजन घटाने को मापने के द्वारा किया जा सकता है। ऊष्मान के अंतिम 3 दिनों में सापेक्ष आर्द्रता को लगभग 70% तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि चूजे के खोल में दरार पड़ने के बाद हैचिंग चिक के आसपास की झिल्ली को सूखने से बचाया जा सके। पर्याप्त वाष्पीकरण सुनिश्चित करने के लिए पहले 18 दिनों में कम आर्द्रता सामान्य है। इंक्यूबेटर में अंडों की स्थिति भी हैच दरों को प्रभावित कर सकती है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए अंडे को नुकीले सिरों के साथ रखा जाना चाहिए और अंडे सेने से 1 से 3 दिन पहले तक नियमित रूप से प्रतिदिन कम से कम 3 बार घुमाया जाना चाहिए। यदि अंडों को नहीं घुमाया जाता है तो अंदर का भ्रूण खोल से चिपक सकता है और शारीरिक दोषों से ग्रस्त हो सकता है। भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन आवश्यक है। पुराने अंडों को बढ़े हुए वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। कई वाणिज्यिक इंक्यूबेटर औद्योगिक आकार के होते हैं, जिनमें एक बार में हजारों अंडे रखने वाली अलमारियां होती हैं, जिसमें अंडों का रोटेशन पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया है। होम इंक्यूबेटर 6 से 75 अंडे रखने वाले बॉक्स होते हैं। वे आमतौर पर विद्युत से संचालित होते हैं, लेकिन अतीत में कुछ को तेल या पैराफिन लैंप से गर्म किया जाता था। कई परजीवियों के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं, जिनमें जू, घुन, टिक, पिस्सू और आंतों के कीड़े के साथ साथ अन्य बीमारियां शामिल हैं। नाम के बावजूद वे चिकनपॉक्स से प्रभावित नहीं हैं, जो आमतौर पर मनुष्यों तक ही सीमित है। मुर्गियां साल्मोनेला को अपने रूसी और मल में ले जा सकती हैं और प्रसारित कर सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र उन्हें घर के अंदर लाने या छोटे बच्चों को उन्हें संभालने की सलाह नहीं देते हैं। कुछ रोग जो प्रभावित कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में मुर्गियों का प्रारंभिक पालतू बनाना संभव है, क्योंकि घरेलू चिकन मनुख के लिए शब्द पुनर्निर्मित प्रोटो-ऑस्ट्रोनेशियन भाषा का हिस्सा है। ऑस्ट्रोनेशियन भाषाएं देखें। कुत्तों और सूअरों के साथ मुर्गियां लापता संस्कृति के घरेलू जानवर थे। ओशनिया की पहली नवपाषाण संस्कृति थी। यूरोप में मुर्गियों की पहली तस्वीरें ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के कुरिथियन मिट्टी के बर्तनों पर मिलती हैं। पॉलिनेशियन नाविकों द्वारा मुर्गियां फैलाई गईं और 12वीं शताब्दी ईस्वी में ईस्टर द्वीप पर पहुंच गईं, जहां वे पॉलिनेशियन चूहे रेट्स एक्सुलांस के संभावित अपवाद के साथ एकमात्र घरेलू जानवर थे। उन्हें पत्थर से बने अत्यंत ठोस चिकन कॉप में रखा गया था, जिसकी सूचना पहली बार 1868 में लिंटन पामर को दी गई थी, जिन्होंने इस बारे में अपना संदेह व्यक्त किया। हाँ दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।